वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। ईवान में की गई बाज बातों को भी गलत कह दिया। क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अगर पंजाब तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इलेक्शन की तहकीकात करनी है तो 2018 से शुरू करें। 2018 के इंतखाबात में जादूगरी के जरिए बक्से भरे गए। अगर वो हुकूमत आईनी थी तो ये भी आईनी है। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान ऑपोजिशन लीडर और पीटीआई को खुले अल्फाज में बातें सुना दी। दूसरी तरफ महमूद अचकजई ने शहबाज शरीफ को ऐवान को मजबूत करके ताकतवर वजीर आजम बनने का मशवरा दे दिया। कौमी असेंबली ने बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली की आज की कार्रवाई पर प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा आईपीपीज के मुआहदे गुज़िश्ता 25 से 30 बरसों के दौरान हुए। कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला उठाने वाली ऑपोजिशन के दौर में भी आईपीपीज लगे। अगर वो इस गुनाह में शामिल नहीं तो बता दें। आईपीपीज के मामले पर ख्वाजा आसिफ को तकरीर क्यों करना पड़ गई? आईपीपीज ने मुल्क की माशी बुनियादों को खोखला कर दिया, मगर जिम्मेदारी लेने को कोई भी हुकूमत तैयार नहीं। अहम तफसीलात शेयर करेंगे। और टेलीकॉम का मुतनाज़े बिल वजारत कानून से किस तरह क्लीन चिट लेकर कौमी असेंबली से पास करवाया गया। कानूनी गलतियां वजारत में बैठे ड्राफ्ट मैन ने किस तरह इग्नोर कर दी। वजारत कानून की कारकर्दगी पर मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल को क्लियर करने पर कई सवालात उठ गए। इस अहम इशू पर और फॉलो अप स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर कानून और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बाबर आवान साहब। और मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल्स पर सेनेटर शहरी रहमान का प्रोग्राम मध्य मुकाबिल को मौकिफ बिल से मुतल्लिक अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दिया है। सेनेटर शहरी रहमान ने अपने भेजे गए मौकिफ में क्या कहा है वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबर आवान से। सेनेटर भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी थे, वफाकी वजीर भी। अब बाबर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बाबर साहब, इससे पहले कि आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, टेलीकॉम का मुतनाज़ा बिल हम काफ़ी दिनों से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने शो में। आपसे भी जो है उस पर कुछ व्यू चाहेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे कुछ सियासी बातें जो है वो पहले हो जाएं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बजट सेशंस जो है वो जारी थे, काफ़ी धुआंधार स्पीचेस हो रही थी। आज वजीर आजम साहब की भी स्पीच थी, फिर ऑपोजिशन लीडर अचकजई साहब भी उनके सामने थे, आमना सामना भी हुआ, आपने भी जो है वो सुना होगा। दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों को सजाएं भी हुई, उस पर भी एहतजाज देखा गया। तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं जरा। थैंक यू वेरी मच। पहला ये है, पहला कंपार्टमेंट आ जाए आप बजट पे। अगर किसी और को शक हो तो हो, मैं 100% क्लियर हूं कि ये बजट पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये बजट IMF ने बनाया। और ये बजट कर्ज देने वाले बनिए ने बनाया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक सूद पे कर्ज देने वाला, अपनी शराइत पे कर्ज देने वाला इंटरनेशनल बैंक है जो अमेरिकन है बेसिकली। यहाँ तक क्लैरिटी हो अगर, तो फिर आपको किताब का हवाला देना पड़ेगा। रऊफ क्लासा साहब किताबों के हवाले बहुत अपने बड़े शानदार कॉलम में देते हैं। वो है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, कि हमने, उन्होंने कुछ बड़ों के नाम लेके लिखा हुआ है और कहा हुआ है कि इन सब को हम खरीद सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को हमने तरक्की नहीं करने देना। ये लफ्ज है बाकायदा, और ये कोई मामूली आदमी नहीं था। ही वॉज वन ऑफ द स्पाई मास्टर्स ऑफ अमेरिका जिसने लिखा। और फिर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क आप बता दें जो हमारे बाद भी बहुत सारी जगह पे माशी सूरत हाल खराब हुई, लोगों ने पैसे लिए, हमारे मशरकी पड़ोसी मुल्क ने भी पैसे लिए, फिर खत्म करते हैं पैसे और वो अपना रिसोर्स जनरेट करते हैं। आपके पास सिर्फ 3 रिसोर्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं। एक ये पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर इजाफा करके गवर्नमेंट कमाई कर रही है। दूसरा ये है कि बिजली की ऊपर की कीमतों को इजाफा करके गवर्नमेंट कमाई कर रही है। तीसरा ये है कि टैक्सेशन के अंदर आए हुए टैक्स नेट के अंदर लोगों के ऊपर टैक्स में इजाफा करके गवर्नमेंट कमाई कर रही है। ना आपकी इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है। एग्री एग्रेरियन मुल्क था, आप जमीन से उठ के आसमान पे गई है खाने पीने की चीजें, और फिर इंटरनल एक सेविंग होती है हर मुल्क की, वो भी आपकी नहीं है। फिर एक बिजनेस फील होती है, वो भी आपकी नहीं है। 4 साल से FDI के नारे मारे गए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया किसी जगह पे नहीं आया।
तो इसलिए कभी गोबर टैक्स इनको लगाना पड़ता है, कभी सूरज टैक्स इनको लगाना पड़ता है। तो इस बजट में जो रिलीफ है वो अमेरिका के लिए हो सकता है, और जो तकलीफ है वो सीधी सीधी मुझे, आपको और जो पाकिस्तान में जीने वाले हैं वो एक। दूसरा ये है कि बजट पे तकरीर के अंदर ये क्या कहेंगे कि हमने वादा पूरा करना है कि हमने कहा था कि बिजली आपको हम इतने यूनिट मुफ्त कर देंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, और जो बिजली की कीमत बढ़ाता है या पेट्रोल बढ़ाता है रात के वक्त वो चोर होता है, अब हम चोरी नहीं करेंगे। इस जो निजाम होता है वो जब तक अवाम के सामने जवाबदेह ना हो तो वो ठीक तरीके से उसमें से अवाम के लिए रिलीफ नहीं निकल सकता। ये जवाबदेही नहीं है अवाम के सामने, इसलिए कि अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। आखिरी बात जो मैं बजट पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक ये एलीट कैप्चर का बजट है। इसमें बच्चों के वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजों से, दूध की कीमतों से लेके कोई खाने पीने की चीज वो जो पब्लिक इस्तेमाल करती है, जिसमें अचार, चटनी और इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उस पर टैक्स लगा हुआ है। और जो रियायतें दी हैं वो ये है कि जी जो 2 लाख रुपया बाहर जाने का बिजनेस क्लास में देते थे अब उनसे हम नहीं लेंगे जी। इस तरह की रियायतें। तो ये एक खास तबके का बजट एक खास तबके के जरिए एक खास तबके के लिए है। डॉक्टर साहब, आपने तो जो एक ब्लीक पिक्चर इकोनॉमी की पेश की है उससे किसी हद तक जो है वो जरूर मैं अग्री करती हूँ। जाहिर है गुर्बत जो है उसमें इजाफा देखा गया, अनएम्प्लॉयमेंट अपने 21 साल हाईएस्ट लेवल पे जो है वो नजर आई है, और टैक्सेस का बोझ जो है कुछ खास कम नहीं किया जिस तरह से कहा गया था सैलरी क्लास पे जो प्रोफेशनल्स है उन पे कम किया जाएगा, अग्री। लेकिन दूसरी तरफ जो है इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सिफारती साइड पे जो है वो देखी जा रही है, और उसी को बार बार हुकूमत आके सेलिब्रेट भी करी और जाहिर है करना भी चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन का ख्याल है, रिसेंटली मैं स्टेटमेंट देख रही थी, गौर साहब ने कहा जैसे बाहर पीस एफर्ट्स की जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जरूरी है कि हम वो पीस एफर्ट्स करें, और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ मुज़ाकरात की, बातचीत की दावत भी दी थी। तो आपको लगता है कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे पीटीआई से, इमरान खान से कुछ हो सकेगा पॉसिबल, बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं? इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके बात करते हैं। पहला हिस्सा ये है कि हमें पीस एफर्ट्स के अंदर, हमने रीजन के अंदर या ग्लोबल लेवल के अंदर हमने हिस्सा लिया है, और वो जो हिस्सा लिया है उस पे मैं शाबाश दे देता हूँ, जिसकी नहीं बनती उसको भी दे देता हूँ। लेकिन मुझे आपने मरी का एक हैदरी साहब थे, शायर थे, उन्होंने किसी की हिजो लिखी थी आज से 50 साल पहले। तो उस हिजो में उन्होंने लिखा कि ये हर वक्त दुआ एक ही करते हैं, और दुआ ये है कि जो मीठी रोटी होती है ना उसको ताफ्तान कहते हैं, और पोठवार में गालबन सरायकी में भी गोगी कहते हैं जी, या पंजाबी में। तो उन्होंने एक मिसरा कहा था कि इनकी दुआ ये है कि इलाही अब के सावन में फलक से गोगियां बरसें। तो मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए इस सारी जो पीस प्रोसेस था, इस पे जो हमने खर्चे किए पेट्रोलों के भी और जहाजों के भी और होटलों के भी और प्रोटोकॉल के भी, वो कुछ हिस्सा आवाम को उसका दे दें, कुछ रिलीफ दे दें। वो अगर नहीं है तो ये आम आदमी के लिए ये बामैनी चीज नहीं है फिर। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि क्या कोई पाकिस्तान में पीस प्रोसेस हो सकता है, वो 2 जगह चाहिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको पता है कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, आपको पता है कि कल सजाएं हुई हैं, और उसमें से एक खातून उसने कहा कि मुझे ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, और वहां डॉक्टर बलोच को सजा हुई। अब आ जाइए, आपका मगरबी बॉर्डर है, तो ये पीस प्रोसेस एक इस लेवल की बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों से पैरिटी के साथ मुसावियाना सलूक करके उनको सियासत करने के, जिंदगी गुजारने के मौके दिए जाएं। इकोनॉमी की साइड पे मैं बात कर चुका, बाकी आपके सामने कि किस तरह से इलेक्शन करवाया गया अभी जीबी में। तो जब तक इस्तेकाम तब तक नहीं आएगा जब तक ये सारा कुछ डी एस्केलेट करके पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो सीबीएम्स नहीं करती, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होंगे। शहबाज के पास क्या इख्तियार है कि कोई उससे बात करेगा? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी तफसील के साथ आपने सारे
लोकल इंटरनेशनल बजट, ये पॉलिटिक्स पे आपने इसको कवर किया सर। तो जो सवाल था रबिया का वो ये था कि आप क्योंकि इन तमाम मामलात को आज से नहीं है 3 डेकेड से बड़ा करीब से देख रहे हैं, पावर में भी रहे हैं, पावर से बाहर भी रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ भी आपने बड़ा अरसा काम किया है, जरदारी साहब, जो आप पावर की पूरी डायनामिक्स को समझते हैं, इमरान खान साहब के साथ भी आप उनके मुशीर बड़े इंपॉर्टेंट रहे। आपकी रीडिंग क्या है कि ये मामला बढ़ता जा रहा है या कहीं पे कोई इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, इन दोनों पावर्स के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, या जो आजकल टांट किया जाता है पार्लियामेंट में, वो हुकूमत के पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप इमरान खान को छुड़वाना चाहते थे, जेल ब्रेक करनी थी, कब्जा करना था इस्लामाबाद पे, आप उनको रिहा कराते कराते मिन्नत तरले पे आ गए हैं कि खान साहब से हमारी मुलाकात करा दें। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? कहाँ पे ये कोई रियासत ज़्यादा बेरहम हो गई है कि उन्होंने सख्तियाँ कर दी हैं, या ये पीटीआई जो है ऐसा ऐसा थकावट का शिकार हो गया, उसकी पॉलिसीज जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी खान साहब के लिए? देखिए, मैं 3-4 बातें आपने की, 3-4 का मैं जवाब देता हूँ। लेकिन जो पहली बात आपने की है ना, वो आपने किसी को लिटा के सड़क पे उसकी सर्जरी करने की कोशिश की है। जो आपके बारे में हारून रशीद साहब कहते हैं और लिखते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं आप याद कराऊं वो जो बात कर रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हमेशा इधर ही हैं, आप चले जाएंगे, मैं वो बात नहीं करूंगा जी। नंबर 1 जो कही गई थी किसी और की, मैं समझ गया सर। अब आप नाम नहीं ले रहे तो मैं भी नाम नहीं लेता सर। मैं समझ गया सर। अच्छा, आपके पुराने दोस्त हैं, एक्स फ्रेंड हैं सर आपके। दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें इंतहाई शदीद तनकीद और इंतहाई शदीद नाराजगी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को, पीपल्स पार्टी की वहां जो आर्जी गवर्नमेंट लोटे इकट्ठे करके बनाई गई है। इसलिए उनकी किसी बात की मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। अब आप आ जाएं कि क्या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड और मुझे कुछ चीजों का इल्म है भी, जिससे आपने कहा वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी जगह डायलॉग, मीनिंगफुल डायलॉग, उससे इनकार नहीं किया। अगर कोई ये कहे कि वो कोरियाई की टर्म्स किसी के साथ बैठ के तय करें, तो हुकूमती नुमाइंदे के साथ ये कर लें वो कर लें, तो उसके लिए ये जो नारा इन्होंने दिया है ये नया नहीं लगाया इन्होंने, मिसाके पाकिस्तान वाला। बेसिकली ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो मिसाके पाकिस्तान आप किससे करेंगे? पाकिस्तान को आप नाराज करके बैठे हुए हैं। आप तो हार के आए थे, आपके पास 17 सीटें हैं टोटल, जिनकी मेजॉरिटी है, उनका लीडर जब तक बाहर नहीं आता और उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलता, जिस तरह मैरंग बलोच ने भी फेयर ट्रायल का ही गिला किया, मैं बाकी उसकी साइड नहीं कोई तबसरा करना नहीं चाहता मैं कि और क्या हुआ। तो ये जब तक बेइंसाफी नहीं खत्म होती। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अडयाला जेल से आ रहा हूँ वापस और आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ लाइव आपके शो में, खलासा साहब और रबिया। वहाँ इस वक्त 12,500 कैदी हैं। कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसको कहा जाए कि तुम मिलने के लिए, अगर बहन मिलना चाहती है, माँ मिलना चाहती है, बेटे मिलना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, तो आप दरखास्त दें। तो ये तरीका क्या है कि आपने एक हब से भिजा कोई है कि जिसमें आपको पहले हम दरखास्त देंगे, उसके जो भी कैदियों वाले हुकूक हैं उनमें वकला का हक आईनी है कि उनसे मुलाकात। सर आपकी खान साहब से मुलाकात हुई? आप अडयाला जेल गए हुए थे, चले हमें खबर ही देते जाएं, आप वहीं से आ रहे हैं, इस वक्त आपसे हमारी बरह रास्त गुफ्तगू हो रही है। खान साहब से मुलाकात हुई है? नहीं हुई तो आखिरी दफा कब हुई थी सर मुलाकात आपकी? आप जो अडयाला गए थे आज? आखिरी दफा तो कई महीने गुजर गए, लेकिन आज भी उन्होंने जो मुलाकात नहीं करने दी और जो मुलाकातों पे पाबंदी है, वो अगर उसका खौफ नहीं है, अगर वो पॉपुलर नहीं है, तो उसको छोड़ दें। कोर्टों को कहें कि आप आजाद, आप अंदाजा लगाएं कि ये वो दुनिया के वाहिद कैदी है जिसके लिए कैदी नंबर 804 सारे जज कैद में जाके ट्रायल करते हैं, वो आजाद ट्रायल करने की उनको इजाजत नहीं। डॉक्टर बाबर अमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, पिछली दफा तो आपकी गाड़ी जो है बहुत सारे आपके पीटीआई के दोस्त नाराज हो गए थे, सवालात उठ गए थे, आपकी बाकी सारे बाहर खड़े थे, बड़े बड़े लीडर उनके, आपकी गाड़ी गेट खोलती जेल का बड़ा सीधी, वो कहते इमरान खान साहब की बैरक के आगे जाके उसकी ब्रेक्स लगी थी। लास्ट टाइम तो ये था बड़ा, आपको याद होगा, पीटीआई वालों ने रोला डाल दिया था, बाकी तो छोड़े।
तो आपकी दफा क्या हुआ है सर, आपको मुलाकात नहीं करने दी गई, ये चेंज क्यों हुई है सर? देखें, जो मेरी गाड़ी पहले भी जाती रही है और इंशाल्लाह मुलाकातें खुलेंगी तो फिर भी जाएगी। आई एम अ सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हूँ, जेल के अंदर भी ट्रायल मैंने किए हुए हैं, एक नहीं दर्जनों किए हुए हैं। इसलिए जो असल बात वो आप कहना चाहते हैं ना कि किसी ने शोर किया था जी, तो वो जो शोर था उसके बाद फिर एक बदकिस्मती के साथ जजमेंट ले ली लोगों ने वहां खड़े होकर, ये सोचे बगैर कि ये इख्तियार जेल को देना कि कुछ लोगों को मिलने देना है, कुछ को नहीं देना। अदालतों का इख्तियार खत्म हो गया और अदालत ने गलत जजमेंट 3 जजेस ने बैठ के दे दी, जिसके नतीजे में मुलाकातें बंद हुई, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब ये आपकी गाड़ी क्योंकि गेट खुलवा के अंदर तक गई तो ये उसी का आउटकम निकला कि पार्टी के कुछ सीनियर ये वकला जो हैं उन्होंने जाके हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि जनाब कि जिनके नाम हम देंगे जेल वालों को देंगे वही मिलने देंगे। सो आप समझते हैं उसका आपकी गाड़ी से अंदर जाने से बड़ा लिंक है सर? देखें, आपकी जो रीच है ख्यालात की, मैं उस पर कोई कदर नहीं लगा सकता, इसलिए आप जो मर्जी कहना चाहेंगे। अच्छा सर, आगे चलते हैं जरा। आप क्योंकि लॉ मिनिस्टर रहे हैं और मुझे कहने दें, मैंने बड़ा करीब से आपका जो टेन्योर था उसको कवर किया है, उसको मेरा ख्याल 2008 से लेके 2012 तक आपने मतलब वन ऑफ वेरी पावरफुल मिनिस्टर्स आई मस्ट से, बड़ा करीब से, जब उस वक्त बड़ा मुश्किल दौर था, उस आसिफ अली जरदारी साहब ये हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, सो बड़ी बिग बैटल लड़ी गई। आपने भी डट के पिच होकर आपने भी लड़ी और आपका लाइसेंस भी उन्होंने मुअत्तल किया, तौहीन अदालत भी लगी, लेकिन लड़ाई लड़ी आपने। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आजकल लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से बिल आया है सारे, क्योंकि आप पूरी वर्किंग समझते हैं, आपने वजारत बड़े उसको चलाया, दबंग तरीके से चलाया, विटनेस टू दैट। कल उन्होंने कहा बिल आया है सर, आपने टेलीकॉम का, आपकी आंख से भी गुजरा होगा, पढ़ा होगा। लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी सी चीज थी तो जिसको बात का बतंगर बढ़ा दिया, जिस पे कुछ और उनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था जो ड्राफ्ट्समैन है लॉ मिनिस्ट्री में, ये उनका काम होता है, ये सारी चीजें वो देखती हैं। लॉ मिनिस्ट्री इज द की मिनिस्ट्री, कोई भी बिल जो है उनके अप्रूवल और उनके एंडोर्समेंट के बगैर नहीं हो सकता। ये क्या प्रोसेस होता है सर? बिल आपके पास आते हैं, एंडोर्स होते हैं, उनको चेक किया जाता है। सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि क्या वाकई जो उन्होंने कहा लॉ मिनिस्टर ने, तो तारड़ साहब ने, कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, हो जाता है, लैंग्वेज आगे पीछे हो जाती है सर? नहीं, बड़ी बात थी और बात सच भी है जो लोग कह रहे हैं और बात रुसवाई की भी है सर। अब मैं आपको पहले प्रोसेस, आपके सवाल के जवाब का आखिरी हिस्सा ले लेता हूँ जी, कि जो प्रोसेस है वो ये होता है कि एक मिनिस्ट्री वो बिल एक ड्राफ्ट की सूरत में ट्रिगर करती है, उसके बाद वो बिल जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट उस बिल पे बहस करती है, उस बिल को अप्रूव करती है। कैबिनेट सेक्रेटरी फिर एक लेटर के जरिए से पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी कहता है कि ये बिल आ रहा है, या मिनिस्ट्री खुद जो मिनिस्टर है उसका इंचार्ज, वो मिनिस्ट्री उसके जरिए से वो बिल पेश करते हैं, या वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आप करें, और वो कर लेते हैं। एक बात, इसलिए ये कहना कि ये कोई ड्राफ्ट्समैन का तैयार किया हुआ बिल है, ये वाकयाती तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि ड्राफ्ट्समैन ने बिल बनाया और पूरी काबीना 47 ने उसको AK-47 की तरह से क्लाशनकोफ वाला एक ब्रश मारा और आगे निकल गई। दिस कैन नॉट हैपन। इसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस है, नंबर 1। दूसरा ये है कि बिल है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी है और इसके लिए सवाल के लिए आपका शुक्रिया दोनों का। ये बिल बेसिकली आइन की 2, आप उसको निकाल के दिखा दें बेशक साथ, आइन का आर्टिकल नंबर 23 है और आर्टिकल नंबर 24 है। वो जो पोजेसरी और प्रोप्राइटरी राइट के किसी जगह कोई बैठा हुआ है, अगर बेशक किराएदार हो, बेशक लीज होल्डर हो, तो आप प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर उसको धक्का मार के नहीं निकाल सकते जी। और दूसरा, अगर कोई मालिक है तो उसकी मर्जी के बगैर कोई उसकी ना जायदाद में से रास्ता बनाया जा सकता है, ना सड़क बनाई जा सकती है, ना कोई और किसी तरीके से कुछ हासिल किया जा सकता है, मासवाए इसके कि लैंड एक्वायर की जाए। जिस तरह ये शहर बनाना था तो इस्लामाबाद के हम लोगों से हमारी जमीनें ले ली गई सस्ते दामों के, हमने एक शहर बनाना है, उसके लिए पब्लिक पर्पस होना चाहिए। और ये जो प्राइवेट कंपनियों के इंस्टॉलेशन ऑफ टावर, IT टावर्स है कह लीजिए, तो ये पब्लिक पर्पस हरगिज नहीं है। इसलिए
कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हो सकता है, अगर वहां की कोई कंपनी चल रही है तो वो पब्लिक पर्पज नहीं है। पब्लिक पर्पज ये भी नहीं है कि एक मिस्र की कंपनी यहाँ पे चल रही है और एक आध और है, बाकी कंपनियां तो भाग गई हैं। अब ये कहना कि किसी के घर के ऊपर जाके हम किसी जगह भी टावर लगा सकते हैं, करोड़ों रुपए के लोगों ने, हजारों रुपए के, लाखों रुपए के लोगों ने खर्चे से अपनी जायदादें रखी हुई हैं, उनके ऊपर ये कैसे किया जा सकता है जबरदस्ती? ये अगर हो गया तो फिर तो कल मुझे और आपको निकाल के हमारे घरों से सड़क पे खड़ा कर देंगे कि इस सारे पे हम टावर एक लगाएंगे, नंबर वन। दूसरा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसको शर्म आनी चाहिए, जो भी कोई मिनिस्टर है उसको चुल्लू भर पानी आप पेश करें मेरी तरफ से। और वो क्यों नहीं बोल रहे कि जहां टावर लगता है उसके कितने एरिया के अंदर रेज आती हैं जो कैंसरेटिक्स होती हैं और वो जिल्द खराब करती हैं और वो शदीद बीमारियों का बायस बन सकती हैं। तो जिसके घर के ऊपर अगर किसी की मर्जी है कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो दूसरी बात है, और किसी के घर के ऊपर जबरन आप कहें फलाने के घर की छत मुझे पसंद आ गई, उस पर मैंने टावर लगाना है, और मैं अगर जवाब में बोलेगा वो मालिक तो उसको सजा दी जाएगी। ये बिल जब भी आया तो इस बिल को हम चैलेंज करेंगे अदालत में भी। मैं और किसी ने अगर ना किया तो मैं जाती तौर पे भी कोशिश करूंगा कि इसको लाजमन हम चैलेंज करें। आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रो बोनो की हुई है जी, तो और उसमें कामयाबी भी मिलती है। ये कोई अदालत भी इसको कंडोन नहीं कर सकती, इसलिए कि कल जज रिटायर होकर घर जाएगा, उसके घर के ऊपर भी टावर लगाने वाले आ जाएंगे, चीफ जस्टिस के घर के ऊपर भी टावर लगेगा। जी। ये तो आपने क्योंकि बड़ा लंबा अरसा आपने ये चीजें आपने बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। क्या जब इस तरह के बिल लाए जाते हैं कॉर्पोरेट ये फर्म्स हों, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बड़े बड़े बिग माफिया स्टैकून, ये जब आते हैं ये लॉबिंग भी करते हैं हुकूमतों में, वजारतों में, वजीरों में, सेक्रेटरीज में, क्योंकि इस पर इल्जामात लग रहे हैं कि जिस तरह का ये बिल बनाया गया ये तो लगता है लिख के टेलीकॉम को ये कंपनीज ने इन्होंने इनको लिख के दे दिया, ये वही उठा के एंडोर्स करवा के कैबिनेट से, कौमी असेंबली से पास भी हो गया सर, सेनेट में रुका है जाके। तो ये आपके यहाँ लॉबिंग होती है, आप लॉ मिनिस्टर थे, आपको भी अप्रोच किया जाता था दाएं बाएं आगे पीछे कि ये कर दें वो कर दें कोई अपने मफादात के लिए? सर दो चीजें होती हैं, कुछ एक तो पावरफुल लॉबीज इसके पीछे होती हैं, कोई आम लॉबी नहीं हो सकती। जो कॉर्पोरेट लॉबी है वो तो जाहिर है फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए से मसला निकालते हैं अपना। लेकिन ये जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाए कि 25 करोड़ लोग हैं, हम उनके घरों को वल्नरेबल बना रहे हैं, कि नीचे घर वाले रह रहे हैं जो पर्दा नशीन खवातीन रह रही हैं, बच्चे हैं, मरीज है 80 साल का, वो वहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और ऊपर इतनी बड़ी मशीन चलती है कि जिसकी गड़गड़ाहट इर्द गिर्द भी जाती है। वो टावर है, टावर सिग्नल लेगा, टावर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, टावर सिग्नल ट्रांसफर करेगा। तो ये तो बड़ी शदीद किस्म की बदतमीजी है। और ये जो मुदाखलत बेजाब खाना जिसको कहते हैं चादर और चारदीवारी की तौहीन है, ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर की भी तौहीन है कि शहरियों को आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी जायदाद को जिस तरह से चाहे। डॉक्टर साहब लॉबिंग की बात हो रही थी, आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास भी यकीनी तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के बड़े लोग आते होते हैं कानूनी तौर पर चीजें देखने के लिए, तो अभी भी हो रहा है। नजम सेठी साहब ने ये बात की अपने प्रोग्राम में कि जनाब कि यहाँ तो बहुत बड़ा पैसा चलता है, बहुत बड़ा लॉबिंग होती है, बड़े बड़े इसमें मफादात इन्वॉल्व होते हैं। ये इस बिल के हवाले से वो ये बात कह रहे थे। सो मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि हाउ ट्रू इट इज कि लॉबिंग होती है और बड़ी शदीद होती है? सर कमजोर लोग भी होते हैं, इसलिए लोग जो है वो दबाव में भी आ जाते हैं। आप तो गवाह हैं कई चीजों के, हम तो लिख के ना कर देते थे। आपने वो नहीं किया था LNG वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा दबाव था आप पे, आई रिमेम्बर दैट। वो भी था, मेरा ख्याल है आपका इधर भी था, ये एक जो पावर प्लांट था सर नंदीपुर वाला, उस पे भी आपकी पार्टी के कुछ लोगों वुजरा का बड़ा दबाव था आप पे, लॉबिंग हो रही थी। बहुत बड़ी मल्टी पार्टी लॉबी थी। मैंने कहा बिल्कुल भी मैं कोई काम ऐसा जो रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ होगा मैंने नहीं करना जितने दिन मैं हूँ। तो फिर ऐसी एक बात पे मैंने रेजिग्नेशन का भी फैसला किया, मना कराने वालों आम भी शामिल थे, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया था। देखें दो बातें हैं, एक बात यह है कि पाकिस्तान में इस कदर मुदाखलत गवर्नेंस के अंदर हो गई है कि जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता, फैसला साजी में हो गई है, और
और उसका भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उसी का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान एक स्पाइरल में फंस गया है कि अनगवर्नेबल हो गया है, और उसी का नतीजा ये है कि पब्लिक की नहीं सुनी जाती। इस पे तो मैंने अभी जेल के बाहर भी मैंने गुफ्तगू की है मीडिया से। मैंने उनको कहा कि इमरान खान ने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम लोग नहीं कर सकते। अब देखें बिजली में क्या किया जा रहा है लोगों के साथ, गैस अभी 3-4 महीने बाद क्या होगा, और पेट्रोल में क्या मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। जिन मुल्कों में जंग हुई है उन किसी मुल्क के अंदर उन्होंने इस प्रोपोर्शन से इजाफा नहीं किया, इसके 100% हिस्से से भी कम वहां पे पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। ये वो बातें हैं जिनपे पूरी सोसाइटी को रिएक्ट करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और मजम्मत करके मजम्मत भी करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे इस वक्त पूरी सियासी सूरत हाल के हवाले से भी और जो मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल था उस हवाले से भी। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम भी आपके सामने रखेंगे कि सेनेटर शहरी रहमान ने जो है वो अपना क्या मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर भी इस वक्त जो है वो बहुत तनकीद है कि कैसे उनकी नज़रों के सामने से ऐसा बिल गुजरा, फिर कौमी असम्बली से पास भी हो गया, जो मुतनाज़ा शिके थी उस पर क्यों नहीं कोई एतराज उठाया गया, क्यों नहीं कोई सवाल उठाया गया। फिर फाइनली सेनेट में जाके जो कमेटी है उसमें पलवशा खान साहिबा ने जो है वो इसको पॉइंट आउट किया, इसकी मुतनाज़ शिकों को। तो शहरी रहमान साहिबा ने जो है वो क्या अपना मौक़िफ़ दिया है इस मुतनाज़ बिल के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने रखा था कि मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल जो है उसकी कुछ ऐसी जो टेलीकॉम बिल है उसकी कुछ ऐसी मुतनाज़ शिकें हैं जिसको हम आपके सामने लेकर आए थे, और उस पर जो है वो हमने पलवशा खान साहिबा से भी बात की। उसके बाद हमने देखा कि जो IT मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा साहिबा, उन्होंने भी क्लासा साहब को अपना मौक़िफ़ दिया और काफ़ी डिटेल में जो है वो अपनी बात सामने रखी। तो हम आपके सामने उसका फॉलोअप जो है वो लाते जा रहे हैं जैसे जैसे जो है वो इस पर प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि उसके बाद जो है वो वजीर आजम साहब ने भी एक 11 रुकनी कमेटी बना दी, जिनको उन्होंने कहा कि 3 दिन में जो है वो अपनी फाइंडिंग्स आप पेश करें। अब हम देख रहे हैं कि सेनेटर शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लासा साहब को भेजा है। वो क्या कहती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे भी बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है कि उनके सामने से ऐसा बिल कैसे गुजर गया और कैसे जो है वो उस पर कोई एतराज नहीं उठाया गया। इसकी जो मुतनाज़ा शिकें थी जो कि ह्यूमन राइट्स के जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसके बिल्कुल खिलाफ थी, उस पर क्यों कोई आवाज नहीं उठी, क्यों उसको जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया गया। शहरी रहमान साहिबा ने जो है वो मुतनाज़ा जो टेलीकॉम बिल है उस पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। उनका कहना है कि शहरी रहमान ने बिल में मुतनाज़ा जो शिकें हैं उसकी बार बार शमूलियत पे वजारत IT को एक्चुअली उन्होंने बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी तरामीम बिल का हिस्सा नहीं होंगी, ये कहना है शहरी रहमान का। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा जब मैंने बिल देखा तो कहा कि इस बिल को रोको। तो वो ये कह रही है कि जब उन्होंने बिल देखा तो उन्होंने कहा इस बिल को रोकना चाहिए। इस बिल पर आखिरी कानून साजी मीटिंग इस वक्त की गई थी जब मैं कराची में थी। तो उनका कहना है जब आखिरी मीटिंग हुई तो वो उस वक्त कराची में थी, मैंने ही इस बिल को कायमा कमेटी में जाने पर मजबूर किया, ये कहना है शहरी रहमान साहिबा का। उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, क्लासा साहब को उन्होंने अपना मौक़िफ़ भेजा है इस मुतनाज़ा बिल के हवाले से। उनका कहना है कि जो शिजा इसे पास कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी, शिजा फातिमा जो कि IT मिनिस्टर है, उनके हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा है शिजा इसे पास कराने के लिए पूरी तैयारी से आई थी, मैंने वजीर IT शिजा को PPP से पूरा कोरम हासिल नहीं करने दिया। शहरी रहमान का इंकशाफ, मैंने इस बिल पर 6 माह तक काम किया और इंतहाई खौफनाक शिकें हटा दी गई। तो इससे पहले भी कोई अमेंडमेंट्स थी, कोई शिकें थी जिनको हटा दिया गया। उनका कहना है 6 माह तक जो है वो इस पर काम किया उन्होंने। कानून साज कमेटी ने भी वो शिकें निकाली थी मगर वजारत IT इसे बार बार वापस ऐड कर देती थी। इस ये कहने के बावजूद कि इन सब मुतनाज़ा शिकों को बिल से हटा दिया गया है, मैंने कहा नहीं, इसे हमारी IT कमेटी को भेजें। क्या कि सख्त सजाओं वाली शिक पर फिर बिल में आ गई है। आइडेंटिफाई इस गैप को मैंने ही किया था और मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने कहा इस बिल पर बैठे रहें और अपना वक्त लें। ये शहरी रहमान साहिबा का मौक़िफ़ है जो कि उन्होंने दिया क्लासा साहब को। जी मतलब इसमें शहरी साहब ने 2-4 बातें की बड़ी अहम, जो मेरा ख्याल अपने व्यूअर्स के लिए। एक तो जिस वो कमेटी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी पीपल्स पार्टी की अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है, 10 मेंबर जिसमें शहरी रहमान साहबा भी हैं। इसमें वो कह रही हैं कि 6 महीने से था और मुसलसल इसको रजिस्ट कर रही थी कि नहीं होना चाहिए। मीनवाइल अगेन वेरी सैडली हम कंडोल भी किया था, फिर करते उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, तो शी वाज ऑफ द व्यू कि उन दिनों में मैं कराची में अपनी बेटी की डेथ पे थी, सो मुझे दरमियान में जो चीज़ें हो रही थी उनका नहीं पता हुआ था, बट आई वाज ट्राइंग टू ब्लॉक दीज थिंग्स। खैर ये उनका मौक़िफ़ है, हमने पेश कर दिया। फिर सेनेट में वो कहते हैं वहाँ पे गए शिजा फातिमा साहब
तो वो उसी दिन उनको कराना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आते थे। मैंने नहीं होने दिया, मैंने कोरम का मसला वो करके मैं कमेटी में भेजें। सो शी इज गिविंग दैट साइड ऑफ स्टोरी, उनकी स्टोरी विद रिस्पेक्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू वो जो दे रही हैं, लेकिन बाकी चीजें हम बाकी लोगों का भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आज सलीम मांडीवाला साहब इस कमेटी का मेंबर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने मैं वहाँ पे जो ये पीपल्स पार्टी की वो लेजिस्लेटिव कमेटी है, ये उसके मेंबर हैं, उन्होंने मुझसे भी कंसल्ट नहीं किया गया, ना किसी ने पूछा इस बिल के हवाले। सो लगता है ये पीपल्स पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने आ रहा है, वो ये समझते हैं कि जो हमने इनको तरामीमें दी थी तो शीजा फातिमा साहिबा ने या असम्बली ने या उनकी वजारत ने उन तरमीमों को हिस्सा बनाए बगैर बिल पास करवा लिया। लेकिन सवाल फिर वही आएगा कि आप लोगों ने आखिरी जब क्लास टू क्लास वोटिंग हो रही होती है तो आपने उस वक्त नहीं पढ़ा था इन चीज़ों का, नहीं हम इसको फॉलो करते रहेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वे शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको जो है वो फॉलो अप करते रहेंगे। ये शरीर रहमान साहिबा का मौक़िफ़ था जो हमने आपके सामने रखा इस मुतनाज़ा बिल के हवाले से। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।